हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने हमारे चैनल के ऊपर जो कॉन्टेस्ट आने वाला है 21 अगस्त को, उसमें जरूर भाग लीजिएगा और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताने पर 1800 से लेकर 2000 तक का पेटीएम कैश आसानी से जीत सकते हो। सभी सब्जेक्ट का हम एक एक कॉन्टेस्ट लेकर आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो सीरीज चल रही थी बायोलॉजी की और अपना जो सिलेबस चलते चलते अंतिम 2 टॉपिक के ऊपर रह गया है, जिसका एक टॉपिक अभी चल रहा है वायरस और दूसरा बचा है जो जीवों का वर्गीकरण। तो वायरस की हम बात कर रहे थे और वायरस का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे वायरस का पार्ट 2, यानी कि पार्ट सेकंड है इस वायरस वाले टॉपिक का। पार्ट फर्स्ट के अंदर भी हमने वायरस के बारे में जाना। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, वायरस क्या होते हैं, किस प्रकार इसकी खोज हुई थी। वापस थोड़ा सा देखते हैं, रिवाइज करते हैं। देखिए, वायरस का रिवाइज की बात करें तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि एक नाम याद रखना है अपने को, डीजे इवानोवस्की। डीजे इवानोवस्की, ये नाम अपने को याद रखना है क्योंकि डीजे इवानोवस्की ने क्या किया था कि डीजे इवानोवस्की ने कुछ कार्य किया था। किसके ऊपर कार्य किया था? ये क्वेश्चन अपनी जो मैराथन क्लास थी उसके अंदर भी आया था और एसएससी के अंदर 2-3 बार क्वेश्चन पुट हो चुका है। तो देखो, डीजे इवानोवस्की ने तंबाकू का जो पादप था, तंबाकू पौधे का, तंबाकू पौधे पर एक रोग होता है, याद रखना, तंबाकू पौधे पर एक रोग होता है। उस रोग का नाम अपने को याद रखना है। रोग का नाम क्या है? उस रोग का नाम है मोजेक रोग। क्या नाम है? मोजेक रोग, तंबाकू का मोजेक रोग। तो ये वैज्ञानिक डीजे इवानोवस्की थे। इन्होंने तंबाकू पौधे के ऊपर जो उसकी पत्तियों में, तंबाकू पौधे की जो पत्तियों के अंदर एक रोग लग जाता है, मोजेक रोग, उसके ऊपर शोध करते हुए, रिसर्च करते हुए सबसे पहले इन्होंने वायरस की खोज की। सबसे पहले इन्होंने वायरस की खोज की। तो वायरस की खोज का श्रेय किसको जाता है? डीजे इवानोवस्की को जाता है। ये रिवाइज कर लिया था हमने, पार्ट फर्स्ट के अंदर इसकी पूरी जानकारी ली थी। और कुछ कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें जो एग्जाम में आने लायक हैं, वो एक थी कि ये जो वायरस होते हैं, ये वायरस सजीवता यानी कि सजीव तथा या निर्जीव के बीच की, सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट, देखो की चीज़ें याद कर रहे हैं हम, की फैक्टर्स जो इस वायरस टॉपिक से आते हैं उन्हीं को पढ़ रहे हैं। एक तो इसके खोज को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और दूसरा देखो, ये सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कैसे? हमने बात की थी कि ये जो वायरस हैं वो किसी भी सजीव परपोषी कोशिका, किसी भी सजीव परपोषी कोशिका में अपना गुणन करते हैं। सजीव परिपोषी कोशिका में अपना गुणन करते हैं। और इसका एक और विशेषता थी जो निर्जीवता की ओर प्रदर्शित करती है कि यह वातावरण में स्वतंत्र अवस्था के दौरान, यह वातावरण में स्वतंत्र अवस्था के दौरान निर्जीवता के गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी सजीव के परपोषी कोशिका में अपना गुणन करते हैं, इसलिए सजीवता जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। और ये वातावरण में स्वतंत्र रूप में दौरान ये निर्जीवता के गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसे? कि इनका आसानी से क्रिस्टलीकरण हो जाता है, आसानी से क्रिस्टलीकरण हो जाता है, ठीक है। और सजीवता की बात करें तो ये श्वसन नहीं करते हैं, श्वसन नहीं करते हैं। सजीवता की बात करेंगे तो इसके अंदर और क्या चीज़ें नहीं होती कि इनके अंदर उत्परिवर्तन नहीं होते हैं, उत्परिवर्तन भी नहीं होते हैं। और इनके अंदर उपापचयी क्रिया भी नहीं होती है, उपापचयी क्रियाएं भी नहीं होती है। जो मुख्य रूप से उपापचयी क्रियाएं होती है वो भी क्या होती है? नहीं होती है। इस प्रकार ये निर्जीवता जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये भी एक की फैक्टर था इसका कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है।
अब देखो वायरस को लेकर अपने को पता है कि जब भी वायरस हैं जो अपना गुणन करते हैं तो अपने एक कणनुमा संरचना बनाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, एक नाम याद रखना है अपने को, वायरॉन्स। क्या नाम याद रखना है? वायरॉन्स, जिससे ये गुणन करते हैं, कणनुमा संरचनाएं करते हैं, ठीक है, सजीव कोशिका के अंदर। ये सारी चीजें हैं जो हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो के अंदर कवर की थी, और उनका ऑथेंटिक रूप से बात की जाए तो ये सारी मुख्य चीजें थी। और इनको लेकर एक क्वेश्चन आ चुका है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या वो क्वेश्चन क्या था। मान लीजिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ चुका है वो एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणुविक फिल्टर, निम्न में से जीवाणुविक फिल्टर द्वारा भी पृथक नहीं हो सकते। निम्न में से जीवाणुविक फिल्टर द्वारा भी पृथक नहीं हो सकते, यानी कि जो जीवाणुविक फिल्टर द्वारा भी नहीं पृथक हो सकते। इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर अ जीवाणु, ठीक है, ऑप्शन नंबर ब नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल जिसे हम बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन नंबर स विषाणु, और ऑप्शन नंबर द अमीबा। ये एज इट इज ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, यही इसके ऑप्शंस थे और यही एक क्वेश्चन था। अब देखो इसके अंदर अपने को पूछा क्या है, इसने ये पूछा है कि निम्न में से जीवाणुविक जो फिल्टर है, जीवाणुविक फिल्टर द्वारा भी जो पृथक नहीं हो सकता, यानी कि इनके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं जीवाणु, नील हरित शैवाल, विषाणु तथा अमीबा। इनमें से कौन ऐसा है जो जीवाणुविक फिल्टर, जो अभी तक की जीवाणु को पृथक करने के लिए एक फिल्टर है, उस फिल्टर के अंदर छोटा से छोटा भी जीवाणु या छोटा से छोटा भी कोई जीव है वो अलग होता ही होता है। तो इनमें से कौन सा है जो उस फिल्टर से भी पृथक या अलग नहीं होता है? तो इसका आंसर था विषाणु। तो इसके आधार पर हम एक चीज़ कह सकते हैं, वो चीज़ देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी और अभी वापस कर रहे हैं। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो कि विषाणु को जीवाणुविक फिल्टर द्वारा भी, विषाणु को जीवाणुविक फिल्टर द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता। जीवाणुविक फिल्टर द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको जीवाणुविक फिल्टर द्वारा भी हम पृथक या अलग नहीं कर सकते। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज अपने को याद रखनी है कि इसका जो रासायनिक संगठन होता है, इसका जो रासायनिक संगठन होता है, यह रासायनिक संगठन ताप, दाब, आर्द्रता, ताप, दाब, आर्द्रता आदि को प्रतिक्रियान्वित करता है, प्रतिक्रियान्वित करता है, यानी कि उनके खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ये चीज़ें हैं जो अपने को वायरस के इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक डिटेल देखने पर अपने को फैक्ट नजर आती है, और इन्हीं तीन के ऊपर वायरस को लेकर जो इंट्रोडक्शन का बेस है उस पर क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ जनरल चीज़ें भी बनती है। जनरल चीज़ें कैसे कि हमने वायरस की इसकी संरचना की बात कर ली थी, आकार की भी बात की थी, कि हमने बात की थी कि मैक्सिमम कोई भी अगर वायरस है तो वो केवल मैक्सिमम 300 माइक्रोमीटर तक का ही हो सकता है। 300 माइक्रोमीटर तक का ही एक अधिकतम जो विषाणु है वो हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से जो वायरस होते हैं, वायरस का अगर वर्गीकरण की मैं बात करूं, क्या बात करूं, वायरस का वर्गीकरण, यहां पे मैं लिख देता हूं वर्गीकरण।
अगर मैं वायरस के वर्गीकरण की मैं बात करूं तो कौन कौन से वैज्ञानिक, कौन कौन सी संस्था है जिसने इसको वर्गीकृत किया या इसके बारे में अपने को बताया। तो देखिए, वायरस का वर्गीकरण है जो 3 वैज्ञानिकों ने दिया था। कौन से 3 वैज्ञानिक थे? एंडलॉफ, हॉर्नी तथा टॉर्नियर। याद रखना है, एंडरलॉफ, हॉर्नी तथा टॉर्नियर, 3 वैज्ञानिकों का अपना नाम याद रखना है, एंडरलॉफ, हॉर्नी तथा टॉर्नियर। ये 3 वैज्ञानिक थे। इन्होंने लगभग 1962 के आसपास, कब? 1962 के आसपास इन्होंने विषाणुओं का वर्गीकरण किया। याद रखना, विषाणुओं का वर्गीकरण किया था एंडलॉफ, हॉर्नी और टॉर्नियर। और इन्हीं 3 वैज्ञानिकों के आधार पर इस वर्गीकरण को कहा जाता है LHT क्लासिफिकेशन। LHT क्लासिफिकेशन। L मतलब कि एंडरलॉफ, जो इसका L आ रहा है वर्ड, हॉर्नी H और टॉर्नियर। LHT क्लासिफिकेशन किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि वर्गीकरण का आएगा तो जीवों से अपना क्वेश्चन नहीं आएगा। वर्गीकरण का आएगा अपने छोटे एक कोशिकाओं का वर्गीकरण या विषाणुओं के वर्गीकरण की बात करेगा तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ देखो, LHT क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और इस क्लासिफिकेशन जो दिया गया था इन तीनों वैज्ञानिकों को, इनको किस समिति ने मान्यता दी थी? यानी कि एक समिति थी जिसका नाम अपने को याद रखना है, नोट लगा के लिखना। जो LHT अपना जो क्लासिफिकेशन था, इस क्लासिफिकेशन को मान्यता किसने दी? किसने कहा था कि ये वर्गीकरण है जो सबसे शुद्ध है और अच्छा है विषाणुओं के लिए? और एक ये कमेटी थी, इंटरनेशनल कमिटी ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ विषाणु या वायरस। इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटरनेशनल कमिटी ऑन नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कमिटी ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। ये एक क्या थी? समिति थी। क्या थी? समिति थी जो विषाणुओं के वर्गीकरण को इन्होंने मान्यता दी थी। ये एक समिति थी। इस समिति ने, कौन सी समिति? इंटरनेशनल कमिटी ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस समिति है, जो लगभग 1966 में इन्होंने LHT जो क्लासिफिकेशन था विषाणुओं का, इसको इन्होंने मान्यता दी थी। कहा था कि ये सबसे श्योर्ड है। और इस कमेटी ने किसके आधार पर वर्गीकरण को मान्यता दी थी? वो आधार अपने को पता होना चाहिए। देखिए, आधार की मैं बात करूं तो सबसे पहला तो इन्होंने यही आधार दिया था कि विषाणुओं की सममिति, यानी कि विषाणुओं की सममिति कैसी है, यानी कि जो वायरस है वो किस प्रकार नजर आ रहे हैं। विषाणुओं की सममिति। और इन्होंने क्या कहा था? और इन्होंने इसका विषाणुओं का अणुभार, विषाणुओं का अणुभार, यानी कि विषाणुओं का अणुभार को लेकर भी वर्गीकरण का आधार माना गया था। और इन्होंने कहा था विषाणुओं का आमाप को लेकर, विषाणुओं का जो इसके कैप्सिड और कैप्सोमियर की संख्या है उसको लेकर। तो देखते हैं, विषाणुओं का आमाप और एक और इसका आधार था विषाणुओं के अंदर पाए जाने वाले कैप्सिड तथा कैप्सोमियर की संख्या। कैप्सिड तथा कैप्सोमियर की संख्या के आधार, इन सब के आधार पर वायरस का वर्गीकरण दिया गया था। और इनके अकॉर्डिंग ये जो मुख्य फैक्ट है, जो वायरस के टॉपिक को लेकर हमसे पूछा जाता है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनता है वो देखते हैं और कुछ विषाणु जनित वायरस रोगों और पादप रोगों की बात करते हैं। अब देखो, वायरस की हमने इंट्रोडक्शन और उसके क्लासिफिकेशन की बात की थी। अब हम देखते हैं कि कुछ वायरस जनित रोग होते हैं जो जीवों के अंदर भी होते हैं, जंतुओं में, मानवों की भी बात करेंगे, और कुछ वायरस जनित पादप रोग होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। पहले तो इसकी सारणी या टेबल हम बना देते हैं, यानी कि विषाणु जनित
जंतु रोग, विषाणु जनित जंतु रोग, यानी कि विषाणुओं द्वारा जंतुओं में कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो देखना, सबसे पहला रोग होता है अपना चेचक रोग। कौन सा रोग होता है? चेचक रोग। चेचक रोग किस वायरस द्वारा फैलता है? तो चेचक रोग फैलता है पॉम्स वायरस द्वारा। किस वायरस द्वारा? पॉम्स वायरस। पॉम्स वायरस द्वारा चेचक रोग फैलता है। दूसरे में बात करूं तो दूसरा अपना एक और रोग है जिसका नाम है पोलियो। पोलियो भी एक रोग है जो वायरस जनित रोग है। देखो अपने मैराथन क्लास में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। पोलियो रोग है जो पोलियो वायरस द्वारा फैलता है। पोलियो वायरस द्वारा फैलता है। अगला और लेते हैं हम वायरस जनित जीवों के अंदर रोग होने वाला। अगला है अपना इन्फ्लुएंजा रोग। कौन सा? इन्फ्लुएंजा रोग। इन्फ्लुएंजा रोग किस वायरस द्वारा फैलता है? इन्फ्लुएंजा रोग फैलता है ऑर्थोमिक्सो वायरस द्वारा। ऑर्थोमिक्सो वायरस द्वारा फैलता है। ऑर्थोमिक्सो वायरस द्वारा इन्फ्लुएंजा रोग फैलता है। ठीक है, अगला और लेते हैं। अगला देखो अपना सामान्य जुकाम की भी बात कर लेते हैं। सामान्य जुकाम भी एक वायरस जनित रोग है जो राइनो वायरस द्वारा फैलता है। राइनो वायरस द्वारा फैलता है। कौन सा रोग? सामान्य जुकाम रोग है, वो भी राइनो वायरस द्वारा फैलता है। तो ये मुख्य एग्जाम के अंदर वायरस जनित आने वाले रोग हैं, यानी कि जो जंतुओं के अंदर फैलते हैं। अब हम बात करें कि पादप के अंदर भी, यानी कि वायरस के द्वारा पादप के अंदर पादप रोग होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो देखें, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे हम बात करें सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जाम कमेटी का, वो होता है अपना पहला तंबाकू का मोज़ेक रोग। तो ये किसकी वजह से होता है? मोज़ेक वायरस की टीएमवी की तरफ से तंबाकू मोज़ेक वायरस की वजह से होता है। दूसरा मैं बात करूँ तो दूसरा होता है, एक और होता है, देखो वायरस टमाटर का कुंती काग्र रोग। कौन सा रोग? टमाटर का कुंती काग्र रोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टमाटर के अंदर वायरस द्वारा रोग फैलता है जिसकी वजह से टमाटर समय से पहले ही अर्ध पके अवस्था में ही नीचे गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, रोग ग्रसित हो जाते हैं, उनके अंदर काले काले धब्बे नजर आ जाते हैं। और अगला और लेते हैं पादप को लेकर, तो अपने को पता है तीसरा है कि मुख्य रूप से केले और पपीते का मोज़ेक रोग। केले का मोज़ेक, केले का मोज़ेक रोग। फिर बात करें पपीते का मोज़ेक रोग, ये भी पादप वायरस जनित रोग होता है। फिर बात करें मक्का का गांठी रोग। याद रखना, मक्का का यानी कि मक्के के ऊपर उसका जो गांठी रोग होता है वो भी वायरस द्वारा होता है। मक्का का गांठी रोग, ये भी वायरस जनित रोग है। और एक होता है चावल का वामन रोग। कौन सा होता है? चावल का वामन रोग। चावल का वामन रोग ये किसकी वजह से होता है? ये सभी जो मुख्य रोग हैं ये पादप रोग होते हैं जो वायरस की वजह से पादपों के अंदर फैलते हैं। तो मुख्य रूप से हमने वायरस को लेकर पूरा का पूरा उसके रोग, क्लासिफिकेशन और इसके खोज, वर्गीकरण तथा कमिटी के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब वायरस से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है बैक्टीरियोफेज, यानी कि जीवाणुभोजी, उसको देखते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? देखो, बैक्टीरियोफेज की मैं बात करूं, इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन बनता है कि सामान्य जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले वायरस कहलाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहले बात करते हैं अपना वायरस के रिलेटेड में बात करें तो बैक्टीरियोफेज जिसे बोलते हैं जीवाणुभोजी। क्या बोलते हैं? जीवाणुभोजी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन छोटा सा ही बनता है, इसके एक दो एग्जांपल पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले तो बैक्टीरियोफेज होते क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। बैक्टीरियोफेज मतलब कि
वे परजीवी विषाणु जो सामान्य जीवाणुओं को वे परजीवी विषाणु जो सामान्य जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, सामान्य विषाणुओं को संक्रमित करते हैं, क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। नाम से पता चलता है बैक्टीरियोफेज, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। एक होता है कॉलीफेज, एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ 5×174, एक और मैं बात करूँ तो M13। ऐसे कुछ प्रकार के एग्जाम्पल्स है, सभी क्या है? बैक्टीरियोफेज है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं। दो ही क्वेश्चन मुख्य रूप से बनते हैं और एक ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या होता है कि क्वेश्चन बनता है जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले वायरस कहलाते हैं। यानी कि जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले वायरस कहलाते हैं। ऑप्शन में आपको दिया जाएगा पहले तो पहला छोटे रूप से बात की जाए तो वायरस, फिर दिया जाएगा आपको कवक। वायरस की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरियोफेज भी मिलेगा, क्योंकि कवक तो वायरस होता नहीं है। उसके अंदर फिर आपको मिलेगा शैवाल, और द में मिलेगा आपको जीवाणु भोजी। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि आप सभी को पता है कि इसके एक स्पेशल कैरेक्टर है कि बैक्टीरियोफेज का जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए काम करता है। कौन काम करता है? डीएनए काम करता है। तो डीएनए क्या हो सकता है कि मुख्य रूप से डीएनए दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और एक हो सकता है यानी कि डबल स्ट्रैंड, द्विरज्जुकीय द्विसूत्री डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो याद रखना कॉलीफेज तथा 5×174 ये दोनों सिंगल स्ट्रैंड डीएनए उदाहरण है। बाकी सब के अंदर क्या है? डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। तो इस प्रकार अपना जो बैक्टीरिया वाला वायरस वाला और बैक्टीरियोफेज वाला जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट होता है। 2 पार्ट के अंदर इसमें हमने पढ़ा है। आप हमारी इस वीडियो सीरीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और महामैराथन का जो सीरीज़ चल रही है उनको भी देखिएगा, और आने वाले कॉन्टेस्ट के अंदर भी भाग लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए धन्यवाद।